नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ रोकड़े स्वागत करता हूँ आपका आपके चहीते यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सिद्धार्थ रोकड़े ओरिजिनल में। दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद ऐसे है कि अभी रिसेंटली मार्च महीना गुजर चुका है और अप्रैल का फर्स्ट वीक शुरू है और आई थिंक 10th स्टैंडर्ड यानी एसएससी के एग्ज़ाम्स मार्च एंड तक ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े बहुत अगर कुछ पेपर बचे होंगे तो वो अप्रैल फर्स्ट वीक पे भी ख़त्म हो जाएंगे और मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड यानी कि एचएससी उसके भी पेपर फिनिश हो जाएंगे और उनका भी एग्ज़ाम ओवर होने के बाद उनको भी छुट्टियां लग रही है। तो अब ये जो मार्च एंड होता है या अप्रैल एंड होता है या फरवरी एंड होता है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का और उनके माँ बाप का एक कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने एग्ज़ाम तो दे दी बट अभी बच्चा कंफ्यूज है कि करियर कौन सा चूज़ करे। ठीक है, इनफैक्ट अगर माँ बाप एजुकेटेड हो तो कुछ गाइड बच्चे को कर पाते हैं कि यस तू इस फील्ड में जा, उस फील्ड में जा, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से तुम इस फील्ड में जाओ ताकि बिजनेस संभाल सको हमारे घर का। या फिर अगर बिजनेस नहीं है तो फिर तुम ये जॉब करो, उसमें बहुत सारी ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो वो जॉब करो, उस जॉब को बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके लिए वो कोर्स करो। तो जैसे ही 12th के या 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होने लग गए, उस स्टूडेंट को उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप हर एक से सजेशंस की जैसे बौछार आ जाती है कि तुम ये करो, ये मत करो, वो करो, वो मत करो। और सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि कोई उसे पूछता तक नहीं कि तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या करना है। अच्छा, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता, ये मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे करते हैं। ज़्यादातर जो वेल ट्रेंड माँ बाप होते हैं, जिनको एक चीज़ समझ में आती है कि मेरा बेटा किस में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में उसका दिमाग चलता है, वो माँ बाप मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर ऐसे सजेशन नहीं देते क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी पहुँच दिमाग की कहाँ तक है और ये क्या क्या कर सकता है। तो बस इतना कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें हमने ऑब्जर्व किया है कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारा इसमें दिमाग चलता है, तुम्हें उसमें करना है तो करो। लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ में मैंने ये देखा है कि जो माँ बाप एजुकेटेड नहीं है या फिर जो बच्चों को बचपन से जो गाइडेंस देना चाहिए था, अगर टीचर से ही खुद प्रॉपर नहीं मिला है, अगर स्कूल से ये चीज़ बार बार सिखाई गई है कि तुम्हें 10वीं के बाद 12वीं करनी, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद अच्छे पेमेंट्स की सैलरी, अच्छे अच्छे सैलरी की जॉब पानी है, अच्छी पेमेंट्स लेनी है, उसके लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही है वो अगर उस बच्चे के साथ हो रही है तो डेफिनेटली लिख लो आप मुझसे कि वो बच्चा 10वीं 12वीं के बाद क्या, वो मरते दम तक कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए था। बात समझ में आ रही? तो ज़्यादातर पेरेंट्स के मुझे इस रिगार्डिंग मेल्स आ गए, जिन्होंने व्हाट्सएप भी किया कि सर क्या हम आपके ऑफिस आ सकते हैं, थोड़ा सा हमें सजेशन चाहिए आपका कि हम क्या करें, थोड़ा सा हमारा बेटा या हमारी बेटी कंफ्यूज है, उसको थोड़ा गाइड कीजिए। अब एक टीचर के नाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए या एक स्टूडेंट के लिए। ये नौबत, ये सवाल मतलब पैदा ही कहाँ से हो रहा है, मुझे इसी बात की हैरानगी होती है कि मैं क्या करूँ। भैया तुम्हारे मतलब ज़िंदगी के 16 साल गुजर गए हैं, यानी कि अगर 10वीं पास आउट होते हो तो 16 साल हो जाते हैं, 12th पास आउट होते हो तो 18 साल हो जाते हैं। 18 साल तुम्हें इस एजुकेशन इंडस्ट्री ने सिखाया कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा आपको रास्ता अपनाना है। उसके बावजूद अगर ये सवाल पैदा हो रहा है तो या तो ये कोई तो एजुकेशन सिस्टम की कमी है, या तो बचपन से जिस तरह से स्कूल कॉलेज में जो बोलते हैं ना मैसेज देना चाहिए था कि हाउ टू चूज़ योर करियर, उसमें या तो उसके टीचर्स कम पड़ गए हैं या फिर माँ बाप ने समझाने की कोशिश की बट बेटा नहीं मान रहा है, वजह कोई भी हो सकती है। ठीक है, या फिर बेटा खुद पहचानता है कि उसे क्या करना है बट उसके टीचर्स या उसके माँ बाप नहीं मान रहे, ऐसा उल्टा भी हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन करने आज मैं मतलब पूरा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको या आपके बेटे को करियर चॉइस करने में या उसको कोई भी करियर पाथ उस पे चलने के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़ी आसान जाएगी। इतनी आसान जाएगी कि वो बोलेगा सर, ये वीडियो देखने के बाद कहेगा कि सर मेरी पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया लाइफ टाइम के लिए। जिस तरीके से जो जो फिल्टर्स आपने बताए हैं वो इतने लॉजिकल है, इतने एथिकल है कि उस फिल्टर पे चलते हुए कोई भी बैक बेंचर, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कोई फेल होने वाला बंदा भी अपना करियर सक्सेसफुली कर सकता है। ऐसे फिल्टर्स आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो हाउ टू चूज योर करियर, कैसे एक सक्सेसफुल करियर पाथ पे चले ताकि आगे जाके किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन या फिर एम्बैरेसमेंट ना हो, लाइफ में मैंने कोई तो गलत डिसीजन लिया, इस तरीके की चीज़ें ना हो। इसलिए मेरे ख्याल से 4 ऐसे फिल्टर्स हैं जो आपको सोचने चाहिए या आपके माँ बाप को सोचने चाहिए। ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th या 12th की परीक्षा दी उनके लिए भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फिल्टर है दोस्तों करियर चूज करने का कि मुझे क्या मैं जिस चीज़ पे एडमिशन लेने जा रहा हूँ, मैं जिस करियर को चूज करने जा रहा हूँ उसमें मुझे वाकई इंटरेस्ट है, क्या वो मुझे सचमुच पसंद है। ये हुआ पहला फिल्टर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मेरे ख्याल से 2008 या 9 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स आमिर खान की। आमिर खान, शर्मन जोशी, आर माधवन, करीना कपूर, राइट। आई थिंक मैं उस वक्त SY BCom सेकंड ईयर में पढ़ रहा था हमारे कॉलेज में। और उस वक्त कोई व्हाट्सएप या फिर कोई ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे हाई फाई इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो जो फिल्म में यानी मूवी थिएटर में प्रॉपर जाके वो मूवी देख के आ रहा था और वो वहाँ पे जो ग्रुप में उसका स्टोरी बता रहा था, उस स्टोरी से पता चल रहा था कि उस मूवी का बेस क्या है। मगर बाद में मैंने क्या किया कि खुद उस मूवी की एक सीडी परचेस की। उस वक्त सीडी का VCD का ज़माना था। तो सीडी मैं नासिक से लेके आया और अपने घर पे बैठ के उसे मतलब पूरा वहाँ पे उसको देखने लगा उस मूवी को। तो ये चीज़ सचमुच सोचने लायक है कि जो चिल्ला चिल्ला के मैसेज उसमें बताया गया है कि भैया आपके पसंद की चीज़ें करो, आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनाओ, ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि ये जो फैक्ट बताया गया है, आप बोलोगे सर आप तो 3 इडियट्स को ही लेके शुरू हो गए, इसमें क्या नई बात है, वो तो हमने भी देखी मूवी। देखो मैं एक नई बात उसमें ऐड करना चाहूँगा। वो जो बताया गया है कंसेप्ट वो बराबर है कि अपने जो पसंदीदा चीज़ है वो आदमी को लाइफ में चूज़ करनी चाहिए, पहचाननी चाहिए। मगर कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस मूवी से छूट गए हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो उस मूवी में बताना शायद वो लोग भूल गए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगर उन फैक्टर्स को भी ऐड किया जाए तो डिसीजन मेकिंग और सिंपल हो जाएगा, मतलब हर एक के लिए वो आसान सफ़र हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो मैं एग्री करता हूँ और ये पॉइंट मेरा खुद का पॉइंट नहीं है दोस्तों, मैं ऑनेस्टली एग्री करता हूँ कि आपके पसंद का प्रोफेशन चुनो, ये पॉइंट मेरा खुद का नहीं है। ये पॉइंट मुझे मेरे दिल को छू गया उस मूवी को देखने के बाद। इसलिए ये जो पहला पॉइंट है उस पूरे पॉइंट का क्रेडिट मैं उस मूवी को ही देना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि सचमुच दिल छू लेने वाली मूवी थी वो, कि कितना उसमें चिल्ला चिल्ला के वो बेचारा बोल रहा है कि क्यों फ्रस्ट्रेशन में आ रहा हूँ, क्यों डिप्रेशन में आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो पसंदीदा चीज़ें वो करने को मिल ही नहीं रही, तो मेरा कैसा जी लगेगा। और जब जी नहीं लगेगा उस काम में, उस पढ़ाई में, तो भैया आप भले अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन जब आपको जॉब पे परफॉर्म करनी होगी ड्यूटी आपके मैनेजर्स के सामने, आपके क्लाइंट के सामने, तो फिर तो आप सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने शिद्दत से पढ़ाई नहीं की, आपका मन नहीं लगा उसमें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो हमारे पुरखों ने बता के रखा हुआ है कि आप
जिसमें इंटरेस्टेड हो, आपको जो काम करने में मज़ा आता है उसी को अपना करियर बनाओ, फिर देखो काम काम नहीं मज़ा लगने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ अब समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओर जाना होगा, क्योंकि हो क्या रहा है स्कूल कॉलेजेस में अभी देखो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश टीचर्स करने लग गए हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जिसका बहुत दिमाग चलता है, क्रिकेट में चलता है, चेस में चलता है, तो उसे इस बात की बोलते हैं ना, इस बात का उसे फोर्स नहीं किया जाता कि तेरे मैथ्स में मार्क कम क्यों आ रहे हैं, साइंस में तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। वो जो स्पोर्ट्स में उसे मार्क्स मिल रहे हैं वो इस सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से कुछ ऐड ऑन करके उस वो कैसे भी करके पास हो जाए ऐसी सुविधा बनाई गई है, ऐसा मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, जो कि अच्छा है। एजुकेशन बोर्ड ने जो कि अच्छा कदम उठाया है। तो अगर वो कोई बंदा कंप्यूटर में होशियार है वो कंप्यूटर में करेगा, कोई स्टोरी राइटिंग पोएम राइटिंग में बेस्ट है तो वो लैंग्वेज में अपना प्रोफेशन चूज करे। ठीक है, तो अपने लाइक की जो चीज़ है, अपने जो पसंद की चीज़ें हैं वो या तो खुद ऑब्जर्व करें, 12th या 10th पास होने के बाद खुद अपने मन से पूछे, आईने के सामने खड़े होकर पूछे, अकेले में बात करें कोई बात नहीं, उसमें क्या शर्माना है। जो अंदर से जवाब आएगा उसी को अपना करियर बनाना है। अब कोई बोलेगा सर पैसों का क्या, दो वक्त की रोटी का क्या, मुझे कुछ भी चीज़ पसंद है लेकिन उसमें पैसा नहीं है, उसका मैं क्या करूँ। ठीक है, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, वो मेरे अगले पॉइंट से मैंने कहा ना सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। ठीक है, लेकिन पहले यही पॉइंट क्लियर कर लो कि क्या मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। अभी देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद जब मैं एक सरकारी अफसर बन जाऊंगा तब मेरे साथ पुश्तियाँ बैठ के खाएंगी, इसलिए मैं एमपीएससी यूपीएससी दे रहा हूँ। देखो कोई बोलेगा ओ सर ये क्या बोल रहे हैं आप, हमें तो देशभक्ति का चस्का चढ़ा हुआ है। मैं हॉनेस्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये देशभक्ति ऐसे बच्चों की एक झटके में गुम हो जाएगी जिस दिन अगर अपनी सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरह पेमेंट्स लॉन्च करेगी और टारगेट ओरिएंटेड जॉब रखेगी जैसे प्राइवेट में होता है, उस दिन ये देशभक्ति देखना 90% बच्चों की कहाँ चली जाएगी। बुरा मत मानना लेकिन ये फैक्ट है। मैं फिर से कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में मुझे मैं करना चाहता हूँ, मैं बड़े बड़े बुक्स लाया हूँ, उसको मराठी में ठोकड़े बोलते, ठोकड़े, बड़े बड़े किताबें लाया हूँ, मैं इतनी शिद्दत से पढ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे देशभक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। ये एक मेरे नज़र में 99% बच्चों के साथ एक तरह का मजाक हो रहा है। ठीक है, आपको मैं कैसे बताऊँ। हाँ, कुछ 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो सचमुच अपना पूरा शरीर आत्मा मन देश को अर्पित करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है, मैं ये नहीं कहता सभी वैसे हैं। लेकिन फिर से किसी दिन एक बोलते हैं ना, एक टेस्ट की तौर पे गवर्नमेंट एक चीज़ करे कि ऐसा जीआर निकाले कि आज जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सैलरी पैकेज है वो प्राइवेट की तरह ही रखा जाएगा, और अगर उन्होंने प्रोडक्टिविटी दिखाई तो ही उनको काम पे बरकरार रखा जाएगा, नहीं तो भले एग्ज़ाम वो पास है लेकिन उनको रिजेक्शन दिया जाएगा। देखना एक झटके में वो किताबें कहाँ पे ये लोग जला देंगे, इनका इन्हीं को पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ सारे बच्चे ऐसे नहीं है, सचमुच कुछ कुछ लोगों के अंदर जज्बा है, वो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है और उसकी वजह से मेरे साथ पूछते बैठ के खाएंगी। अगर इसकी वजह से अगर तुम ये लोग करने जा रहे हो तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया प्लीज़ 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 ऐसे रास्ते पे मत चलो, क्योंकि ज़िंदगी के 10-10 15-15 साल गुजर जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं लगता, बस आता है फ्रस्ट्रेशन और दोस्तों के टॉन्ट्स कि गधा हो गया, बूढ़ा होने को आया है, अभी भी एग्ज़ाम ही दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल्स अलग अलग क्यों दे रहा हूँ कि भैया ऐसा नहीं होता, किसी दूसरे का एग्जांपल देख के मेरा खुद का करियर चूज़ करना नहीं होता। उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। मैंने देखा है मेरे मामा की लड़की ने किया हुआ है, मेरे मामा के बेटे ने किया हुआ है, मेरे भाई ने किया हुआ है, आज वो बड़े एमएनसी में एक जगह पे
जॉब पे लगे हुए हैं, उनको 30-40 हज़ार रुपये पेमेंट है, इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ सर, इसलिए मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ सर। अरे भैया, थोड़ा सा रुको, खुद को पूछो क्या सचमुच तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, बाद में आगे बढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती। क्या गड़बड़ होगी बताता हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जहाँ पे मुझे पसंद है उसी जगह मैं जाऊँगा। दूसरी चीज़, अब मान लो आपने आपको खुद को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी ये XYZ ये मेरी पसंद है, इसमें मुझे मज़ा आता है ये काम करने में, और मुझे ये करना है, इसी में मुझे मेरा करियर परस्यू करना है। तो सेकंड फिल्टर होता है उस फील्ड में जाने के लिए जो मिनिमम एबिलिटी, या मराठी में जिसको बोलते हैं लायकी, क्या वो मेरे अंदर है क्या। देखो ये सवाल बहुत चुभने वाला है, इतना चुभने वाला है कि मतलब कोई बोलेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमारी आप पूरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बाहर निकल रहे हो। मैं फिर से कहता हूँ, पसंद जो है वो डिक्लेयर हो गई, पसंद आइडेंटिफाइड हो गई, लेकिन मैं उस फील्ड में घुसने से पहले उस फील्ड के लिए जो मिनिमम एबिलिटी मेरे में होनी चाहिए, क्या वो सचमुच में मेरे में है, या फिर से वही बात आ रही है मैं अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का देख के उसमें एडमिशन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिंगर बनने की चाहत है, वो मेरा पैशन है, मुझे वो गाने गाने पसंद है, लेकिन क्या मेरी आवाज़ सचमुच मिनिमम बेरेबल उस किस्म की है कि कोई मुझे एज ए सिंगर एक्सेप्ट करेगा। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ है गधे की तरह। तो भैया ऊपर से मोहम्मद रफ़ी साहब भी आके आपको सिखाने के लिए बैठ गए कि गाने कैसे गाए जाते हैं, तो बिलीव मी आप उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे जितने आपने ख्वाब देखे थे। ये रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करो। कोई भी तो ऐसे मतलब पागल की तरह कोई भी आप मतलब मैं देखता हूँ आजकल कोई भी यूट्यूबर उठ जाता है और किसी भी बंदे को किसी भी चीज़ के लिए उकसाता रहता है, कम ऑन तू करके दिखाएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, कम ऑन टाइगर, यू आर अ टाइगर। ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं क्या यूट्यूब की वीडियो देख देख के, कम ऑन कोई तो ऐसा कर रहा है, यो तू कर लेगा, डोंट वरी मैं हूं ना। ऐसे डिसीजंस नहीं होते भैया, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, इस तरीके से डिसीजंस नहीं लिए जाते। मैं बहुत कठोर भाषा का इस्तेमाल करने वाला इंसान हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे। ऐसे यूट्यूब बोलते हैं ना, वीडियोस देख देख के यो यो यू कैन डू, आई एम द विनर, ऐसा चिल्ला चिल्ला के डिसीजंस नहीं लिए जाते। तुम ज़रा रोको, खुद को बोलो कि वो करने की मिनिमम एबिलिटी, हैसियत, औकात मेरे अंदर है कि नहीं। अब मान लो वो जो एबिलिटी होती है वो 3 किस्म की होती है। एक एबिलिटी होती है फिजिकल, दूसरी होती है इमोशनल, और तीसरी होती है इंटेलेक्चुअल। मुझे बोलते हैं ना कि मुझे सिंगर बनना है पर मेरी आवाज़ गधे की तरह है। फिजिकल एबिलिटी जो होनी चाहिए थी, इनर फिजिकल एबिलिटी, वो मेरे में नहीं है। मुझे वो जिद छोड़ देनी चाहिए, मम्मी पापा को उसके लिए परेशान नहीं करना है। आई शुड नो व्हाट आर माई प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। ये मेरा माइनस पॉइंट है कि मैं उस तरीके की एबिलिटी मुझ में नहीं है। मुझे क्रिकेटर बनना है, क्यों? क्योंकि विराट कोहली के पोस्टर्स घर पे लगे हुए हैं, उनकी टी शर्ट पहनता हूँ, मैं फ़ैन हूँ उनका, मुझे दूसरा विराट कोहली बनना है। अरे लीव इट यार, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके लिए जो फिज़िकल स्ट्रांगनेस, फिटनेस होना चाहिए, क्या वो मेरे अंदर है? सबसे पहले वो चीज़ पूछ लो। अगर अंदर से उठ के जवाब आ रहा है नहीं है भैया, तो रुक जाओ, तेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, रुक जा। फिर तू होगा क्या, किसी क्लास में जाएगा, वो लोग क्या उनका बिजनेस करना बैठे वो लोग। जैसे कि बहुत बार मैं फिर से उसी चीज़ पे आऊँगा, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, मैंने देखा है 30-30, 40-40 उम्र के बच्चे लाइन लगाते वहाँ पे, जवानी गुजर गई पगली तेरी। और वो आदमी जो है वो तो वहाँ पे उसका बिजनेस करने बैठा है। तो कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, वो तुझे तो उकसाएगा ही, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट अपने खुद से पूछना चाहिए कि जो मिनिमम एबिलिटी मेरे में होनी चाहिए वो करने के लिए क्या वो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इंजीनियर बनना है, राइट, डॉक्टर बनना है, करो ज़रूर करो, लेकिन मैं
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 10वीं में धक्के खा खा के मैथमेटिक्स में पास हुआ हूँ। और 10वीं के बाद फिर भी इसलिए जिद पे अड़ा हूँ क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहुत पेमेंट खाया हुआ है। वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं, उनका खुद का देखो कैसे गाड़ी बंगला हो गया। अरे ये सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं। तेरे में वो एबिलिटी है क्या? तू पगले पहली से 10वीं मैथमेटिक्स में, साइंस में धक्के खा खा के, टीचर लोगों की मतलब गालियाँ खा खा के तो आगे बढ़ा हुआ है, और तू उसके बाद जिद कर रहा है मेरे को डॉक्टर इंजीनियरिंग करनी है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये गलती मैं खुद करने जाने वाला था। मेरे पापा ने मेरे कान खींचे, मेरे दो ऐसे लाफे मारे मुझे, बोले तेरी हैसियत नहीं, तेरी औकात नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने की, क्योंकि मैथमेटिक्स में तेरे को कभी 50 के ऊपर मार्क्स गिरे ही नहीं है। फंस जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, रोएगा, अपने किस्मत को कोसेगा। ऐसे तू इसका उसका देख के डिसीजन मत ले, तेरे औकात है नहीं साइंस करने की। तो मैं चुप बैठ गया और फिर मैंने खुद का मनन किया और पता चला मेरी जो औकात थी वो कम से कम कॉमर्स साइड की थी, तो मैंने कॉमर्स को ले लिया। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, कोई भी चीज़ करनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, प्राइवेट एग्ज़ाम है, कोई भी चीज़ करनी है, सबसे पहले मैंने ये पूछा अपने आप से कि मैंने वे क्या उस चीज़ को वो मैं पसंद करता हूँ। जॉब आया, यस। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, क्या उस चीज़ के लिए जो मिनिमम वेरिएबिलिटी है वो मुझ में है? मिनिमम वेरिएबिलिटी मतलब क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, देखो जैसे कि वो कहते हैं ना, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, तो एटलीस्ट कंप्यूटर के जो कोडिंग्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैं झटके से नहीं समझ पाता, बट थोड़ा सा एक हाथ दो बार रिवीजन करने के बाद मुझे अगर वो समझ में आ जाते तो फिर मैं ज़रूर वो चीज़ करूँ। जो कोडिंग की चीज़ें होती है, अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है तो जो कोडिंग की चीज़ है, वो चीज़ अगर मुझे एक दो बार मैं अगर उस कोर्स को रिवाइज करता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, तो लॉजिकली मुझे समझ में आती है। बट यस, मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। अगर ऐसी भी कंडीशन है, यानी कि मिनिमम, जब कहते हैं ना मिनिमम एबिलिटी है, बस एक टीचर की ज़रूरत है ऐसे बंदे को जो थोड़ा सा उसको और प्रोफेशनली गाइड कर सके, तो यस यू शुड टेक योर एडमिशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। क्योंकि जो मिनिमम एबिलिटी थी कोर्स को समझने की, वो बंदा समझ पा रहा है, बस अब ये क्वालिफाइड टीचर्स की उसको ज़रूरत है। बात समझ में आ रही? कुछ कुछ बंदों में मिनिमम एबिलिटी नहीं होती है, तो एकदम ज़ीरो एबिलिटी होती है, तो उनके माँ बाप ये सोचते हैं, या फिर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि चलो उसके लिए क्लासेस है, एकेडमी है, क्या हुआ मैं उसमें धक्के खा के पास हुआ हूँ। लेकिन अभी मुझे तो सर इंस्पायरेट कर रहे हैं, उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, यस यू कैन डू इट, यो ब्रो ऐसे कर रहे हैं, आई कैन डू इट मम्मा, आई कैन डू इट पापा, मुझे मेरा एडमिशन वहाँ पे करवा दो। अरे ऐसे बेवकूफ़ी मत करो पगलो, क्यों जा रहे हो यार? अजीब चीज़ है, तेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी पब्लिक ऐसी चीज़ें करते करते। ना नौकरी मिलेंगी ना छोकरी। वो जो टीचर है उसका जो धंधा उसको करना था वो कर बैठा हो। तेरे पापा को भी बेवकूफ़ बना है, तुझे भी बेवकूफ़ बना है। मैं कड़वी भाषा बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी में हो रही है। कड़वा लग रहा है, लगने दो। फिर से कहता हूँ, मेरी चॉइस, मेरा पसंद का काम जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उस पर जाना है। दूसरा, वो करने के लिए क्या मैं सचमुच फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल लाइबल हूँ? नहीं हूँ तो जो मिनिमम एबिलिटी होती है क्या वो मेरे में है? और अगर मिनिमम एबिलिटी भी नहीं है तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। क्यों जिद करने की खामखा? तो ये दूसरा कंडीशंस, मिनिमम एबिलिटी मैंने आपको बताया। तीसरी कंडीशंस बताना चाहूँगा, ये खास तौर पर मैं ये चीज़ पेरेंट्स के लिए मैंने ये पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है? ये जो पॉइंट रखा हुआ है मैंने पेरेंट्स के लिए रखा हुआ है। क्या होता है कि बहुत बार है ना, खास तौर पे साइंस के बच्चे मैंने देखा है, मेडिकल करना है पापा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। बेचारे जो पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, कहाँ से तो उनकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होती है। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें आपके पास वो चीज़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा या फाइनेंस उपलब्ध है कि नहीं। आपके मम्मी पापा आपके लिए अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से भी अवेलेबल करवा के लाएंगे, फाइनेंस अवेलेबल करवा के देंगे, ज़रूर देंगे। चाहे तो उनका घर बार बेच देंगे,
चाहे तो खुद को बेच देंगे, आखिरकार माँ बाप है वो। लेकिन आपके ख्वाब पूरे करने के लिए वो हर एक चीज़ करेंगे। लेकिन भैया रियलिटी में सोचो, अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भगवान ना करे अगर मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्राइसिस का एक बोलते हैं ना सबब मैं खुद बनने जा रहा हूँ। अब कोई बोलेगा सर छोड़ो ना, ये पैसों का क्या इसमें आ गया, पैसों की चीज़ आती है। मैं फिर से कहता हूँ, बाहर क्या हो गया है कि जितने भी मैंने बहुत सारे कोचिंग क्लासेस देखे, बहुत सारे एकेडमीज़ देखे, ये लोग पहले आएंगे, आपको ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब सजाएंगे, उसके बाद जो मीठी छुरी से इसके लिए सर ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपए बस फी है, इसके लिए सर ज़्यादा नहीं बस 5 लाख रुपए फ़ी है, ज़्यादा नहीं सर सिर्फ 50,000 रुपये फ़ी है। चाहो तो फाइनेंसर बगल में बैठा हुआ है, वो आपको लोन निकलवा के देगा, सिर्फ सिविल स्कोर निकालो, एजुकेशनल लोन चाहिए तो हम अवेलेबल करवा के देते हैं। और वो भी मतलब जैसे बचपन में हम नहीं क्या पापा की टांग खींचते थे, पापा लॉलीपॉप चाहिए लॉलीपॉप चाहिए, और पापा बिजी है किराना करने में, और ये पागल पापा की बोलते हैं ना शर्ट खींच रहा, पापा लॉलीपॉप चाहिए लॉलीपॉप चाहिए। वैसे फिर ये बंदा उसको बोलते हैं ना उस क्लास में सबके सामने वो पापा को जलील करने लगता है, पापा मुझे नहीं मालूम, मुझे यही चाहिए यही चाहिए। क्या इस तरीके से तुम अपनी मैच्योरिटी दिखाओगे? तुम्हें अगर मालूम है कि तुम्हारी फाइनेंशियल हैसियत नहीं है, या आपके पापा को मालूम है कि हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अगर डिसीजन गलत हो गया तो बेटे के साथ साथ मैं खुद अपनी भी पेंशन पीएफ सारी चीज़ें गंवा सकता हूँ, या अपनी कोई तो प्रॉपर्टी उसमें गंवा सकता हूँ, कर्जा सर पे चढ़ सकता है। बेटे को 2 लाफे मारो और समझाओ कि अपने औकात की बात नहीं, अपनी हैसियत की बात नहीं है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन करेंगे। एटलास तू एक चीज़ कर ले, मेरी पैसे देने की क्षमता उससे आधी है, तो इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई दूसरा तो कोर्स कर ले, इस फील्ड से जुड़ा हुई कोई दूसरी चीज़ कर ले, उस पर तू जॉब पे लग, और जॉब से जो पैसे आएंगे फिर एज इट इज़ जो ये वाला कोर्स करना चाह रहा है वो कोर्स कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रगल, जीनियन स्ट्रगल और जीनियन डिसीजन। लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ बाप हमने देखे यार, क्या मजाक हो रहा है, मतलब इतने अंधे हो जाते हैं, उसको मराठी में कहते हैं पुत्र मोह। पुत्र मोह, डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती उस पुत्र मोह के चक्कर में। और जो पूरा महाभारत घट चुका है ना, इतने बड़ा नरसंहार हो गया, 18 दिन तक युद्ध चला, पूरे 100 करोड़ की कौम खत्म हो गई, वो बस इसी एक शब्द की वजह से, पुत्र मोह। जो धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन के लिए किया था, पता था कि नालायक है, राज गद्दी संभालने के लायक नहीं है, लेकिन पुत्र मोह हो गया महाभारत, लाखों करोड़ों सैनिक मर गए, 100 करोड़ की कौम भी खत्म हो गई। तो इज इट लाइक दैट? आपको यार इस तरीके से डिसीजन लेना है क्या पुत्र मोह के इसमें आके, कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मुझे दिख रहा आंखों से कि मेरा बेटा या मेरी वो बेटी जो जिस चीज़ के लिए जिद कर रही है वो उस लायक है ही नहीं, लेकिन छोड़ो ना यार, क्या जाता है, कुछ नहीं हुआ तो अपने धंधे में इसको ला के रख देंगे, अपना बिजनेस चल रहा है, फैमिली बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते, उसको लेते, इसके लेते, कोई भी चीज़ हो। तो बात यह है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है तो बेटे को पहले प्यार से समझाओ कि बेटा ये नहीं हो सकता, तू जो मांग रहा है वो आउट ऑफ मतलब कंट्रोल की चीज़ है, वो मेरे लिए एक आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है जो तू मांग रहा है, क्योंकि उतने पैसों का इंतज़ाम नहीं है। पहले प्यार से समझाओ, नहीं माने 2 लाफे मारो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भूखा रहेगा, 2 दिन किसी दोस्त के घर रहने जाएगा, तीसरे दिन झक मार के आएगा, लेकिन तुम जो बर्बाद होने वाले थे वो बच जाओगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। और बच्चों को भी मैं कहता हूँ, गलती से भी दूसरे के माँ बाप को देख के अपने माँ बाप को कंपेयर मत करना। पापा वो देखो मेरे दोस्त के वो माँ बाप देखो, उन्होंने गाड़ी बेची, उन्होंने घर बेचा, और क्या पापा आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मुझे वो पैसा ला के दो, मेरे को वही चीज़ करनी है। मेरे सारे दोस्त उधर जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं या उसकी गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, उसी को मालूम। अरे क्या ही, बाप भी पागल बोलना पड़ेगा, चीज़ें गिरवी रख के अपने बच्चे का ये शौक़ पूरा कर रहा है। तो होता क्या है, मैं एक चीज़ पे आना चाहूँगा कि मेरी पसंद फिक्स हो गई,
मुझे मेरी एबिलिटी पता चल गई, लेकिन बदकिस्मती से कहूँगा मैं कि उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो बच्चों, जिद मत करो, माँ बाप को परेशान मत करो। एक काम करो, जितने पैसे अवेलेबल है उस पैसों में उस चीज़ से जुड़ा हुआ, उस फील्ड से जुड़ा हुआ, जैसे कि अगर मान लो मेडिकल है तो पैरामेडिकल कर लो। पैरामेडिकल मतलब कोई नर्सिंग की चीज़ होती है, ठीक है, कोई ऑप्टिकल थर्मल चीज़ होती है, वो कर लो। या फिर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था, प्रॉपर डिग्री लेना चाहता था, एक काम कर, तू डिग्री से पहले किसी इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कर ले। अगर तू डिप्लोमा भी नहीं कर सकता, एक काम कर, तू एटलीस्ट जो कॉन्वोकेशन कोर्स होता है, जो आईटीआई होता है उससे जुड़ा, वो आईटीआई कर ले। बात समझ में आ रही? यानी कि ना तेरे मतलब इसमें होगा क्या कि ना तेरा बाप परेशान हो रहा, ना तू टेंशन में रह रहा, तेरा पढ़ाई में जी लगेगा। नहीं तो यार पढ़ाई करते वक्त भी वही चीज़ें हो जाएंगी। बाप ने इतना पैसा लगाया, फेल हुआ तो क्या, उसका अंजाम हो गया पढ़ाई पे, बेटा पढ़ाई में भी फेल हो गया। ऐसे केसेस हमने देखे। बाद में फ्रस्ट्रेशन आते हैं, फिर हमारे पास चले आते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, उम्र गुजर गई, पैसा चला गया, अब क्या करें। तो 3 फिल्टर्स दोहराता हूँ। सबसे पहले क्या वो मेरी पसंद की चीज़ है। दूसरी चीज़, वो करने के लिए जो मिनिमम एबिलिटी होनी चाहिए वो मेरे अंदर है। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस मेरे पास या मेरे पापा के पास उपलब्ध है। और इसमें और एक चीज़ सोचने लायक है, अगर मान लो मैं उस फील्ड में फेल हो जाता हूँ तो फाइनेंस चुकाने के रास्ते क्या मेरे पास अवेलेबल है या मेरे पापा के पास अवेलेबल है? क्या वो कैलकुलेटेड रिस्क है? कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या? डोंट वरी पापा, अगर मैं फेल हो गया इस एग्ज़ाम में या इस चीज़ में, मैं खुद जॉब कर लूँगा और आपके पैसे चुका दूँगा। या पापा को खुद मालूम है, ठीक है, बेटे ने जॉब भी नहीं की तो भी एटलीस्ट उनका जो जॉब चल रहा है, उनका जो बिजनेस चल रहा है, उससे वो कर्जा आसानी से चुका सकते हैं। यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क है क्या? ये एक थर्ड फिल्टर हो गया। अभी फोर्थ फिल्टर, इसके बारे में देखो ज़्यादा तक कोई सोचता नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों को ये सवाल पूछा, बहुत सारे पेरेंट्स को ये सवाल पूछा। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इस 4 पॉइंट के बारे में ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं रहे, ठीक है। ये 4th पॉइंट है, मैं जिस चीज़ को करने की जिद पकड़ के बैठा हुआ हूँ, क्या उसमें मेरा 2 वक्त का मुझे रोटी मिले, मैं खुश रहूँ, मेरी जो डेली नीड्स है और फ्यूचर नीड्स है, क्या वो उसमें पूरी हो सकती है? देखो 4th पॉइंट क्या बताया मैंने, जिस चीज़ को मैं करना चाह रहा हूँ, क्या उस चीज़ में इतनी ताकत है कि मेरी जो 2 वक्त की रोटी है, मेरा जॉब है, मेरे अगर आगे जाके मेरे बीवी बच्चे होने वाले हैं, उनका पेट भरण पोषण मैं कर सकूं। और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसमें इनकम पाने के और कौन से रास्ते हैं? सिर्फ शौक जरूरी नहीं है, शौक के साथ साथ पैसे मिलने भी जरूरी है। तो क्या पैसे मुझे उसमें मिल सकते हैं? बात समझ में आ रही? जैसे कि देखो, मैं जहाँ पे था ना जॉब में शुरुआत में, वहाँ के पे एक बार उस बॉस ने एक चीज़ मुझे बताई थी जो कि मुझे पसंद में आ गई। मतलब मुझे लॉजिकली उनकी बात बहुत सही लगी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, अपने पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके ऐसे अजीबो गरीब ऐसे उनकी करियर चॉइसेस है जिसमें पैसा बन ही नहीं सकता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं चल सकती। ये बात उसको समझ में कैसे नहीं आ रही? जैसे कि देखो, मैं किसी एक फील्ड को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, डोंट माइंड दैट। लेकिन हो क्या गया है कि अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जिसमें बदकिस्मती से वो आदमी खुशी के लिए तो उसे कर लेगा, लेकिन यार उसमें 2 की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो सकता, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ का इंतज़ाम उसमें नहीं हो सकता। कोई बोलेगा सर एग्जांपल दो, मैं बताता हूँ। जैसे कि पोएट यानी कि पोएम लिखने वाला। अब भाई तू पोएम लिख रहा, उससे तेरा कितना घर चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। तू पोएट है, तू बहुत अच्छी कविता करता है, तू बहुत अच्छे, बोलते हैं ना ऐसे यमक जो होता है वो तू मैच करता है। तेरे में इतनी क्वालिटी है कि तेरे को तेरे पोएम सुनने बैठ जाए तो टीचर की भी आंखों से आंसू आ जाए। लेकिन बेटा वो ऐसा स्किल नहीं है जो तुझे 2 की रोटी कमा के दे हमेशा के लिए, तेरे को, तेरे बीवी को, तेरे बच्चों को, उससे तो कोई अच्छा एक इनकम अर्न कर ले, ऐसा उसमें नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग 2 तालियां बजाएंगे, थोड़ा सा अप्रिसिएट करेंगे, एक फूल का बुके तेरे को गिफ्ट देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। देखो मेरी ये बात सुन के मैं किसी उस फील्ड को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल मत समझना कि मैं जो जितने भी पोइटिस्ट है
उनका कुछ अपमान कर रहा हो या उनके कुछ पिन पॉइंट या उनका कोई मजाक उड़ा रहा हो। जितने भी सक्सेसफुल पोएट्स हैं वो बड़े ही बेहतरीन है, अपनी अपनी जगह ग्रेटेस्ट है, महान है, और मैं उनको नमन करता हूँ। मेरी हैसियत नहीं कि मैं उस चीज़ के बारे में कुछ बोलूँ, मेरी औकात भी नहीं हो उनके सामने। लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, उनके हिसाब से नहीं सोचती जैसे उस वक़्त उन ज़माने में वो पोएट सोचा करते थे। आज की जनरेशन सोचती कि मेरी जो पोएम है वो सोशल मीडिया पे कितनी वायरल होगी, उसको कितने लाइक्स आएंगे, मेरे उस अगर यूट्यूब पे उसे डाल दूँ कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे, मेरी उसमें कितनी वाह होंगी और उससे मेरे ऑनलाइन अर्निंग कितनी होगी। ऐसे ही ऐसा ऐसा घर नहीं चलता तुम्हारा, ऐसा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसा इंस्टाग्राम से घर नहीं चलता। इस तरीके से बोलते हैं ना, बार बार रोटी नहीं कमाई जाती। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो प्रोफेशन चूज़ किया हुआ है उसमें यार बदकिस्मती से जो मेरे डेली नीड्स है, मेरा जो अर्निंग है, जो मुझे पैसे चाहिए मेरे फैमिली के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, वो बहुत ही कम आने वाले हैं, क्योंकि वो फील्ड ही वैसी है। जैसे कि और एक चीज़ है, मैंने देखा है, ड्राइंग निकाल के भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे तुम? एक छोटा सा शॉप डाल सकते हो, अगर किसी कस्टमर को वो ड्राइंग अच्छी लगी तो आएगा, उसमें भी निगोशिएशन होगा। तेरे को जितना मेहनत उस ड्राइंग में बनाने के लिए लगी होगी उसके ऊपर तेरे को 20-30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ड्राइंग पुराने ज़माने में एक वेल नोन प्रोफेशन था, आज के ज़माने में भी वो है, रहना चाहिए। मगर तुम अगर एवरेज ड्राइंग करने वाले इंसान हो, तुम अभी भी सीख ही रहे हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं उसके लिए लाइबल हूँ। देखो अभी ये सारी चीज़ें आ गई, मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं उसके लिए लाइबल हूँ, वो करने के लिए मेरे पास पैसा भी है, लेकिन बेटा उसमें उतना नहीं मिल पा रहा जितना तेरे को ज़रूरी है एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए। तो फिर गड़बड़ हो रही है, तो फिर रुक जाओ, अपने डिसीजन को सोचो। तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, देखो ऐसे तमाम जितने भी प्रोफेशन है जिसमें थोड़ा सा पैसों की तंगी हो सकती है, उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा। तुम एक काम कर लो, तुम उस फील्ड में जॉब देखो और वो जॉब करते करते अपना पैशन अपने घर पे भी पालो। जैसे कि मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जॉब देखो और वो करते करते खुद सिंगिंग भी सीखो, देखो कितना आसान है। तुम पोएट हो तो एक काम करो, कोई बुक पब्लिकेशन हाउस में जॉब करने की कोशिश करो, बुक सेलर्स के काम को करके देखो और उसके ज़रिए मेरे पोएम्स इसमें कैसे बेचे जाएंगे। या तुम डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे जो टैलेंट्स होते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें कैसे बेच सकते हो आपके सोशल मीडिया पे, उसके बारे में कोई तो एक चीज़ सीख लो। तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है कि मेरा जो प्रोफेशन है, सर का वीडियो देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि वो मुझे यस इतना पैसा नहीं दे सकता, डोंट वरी, उस फील्ड में कोई तो जॉब है का देखो और वो करते करते अपना पैशन परस्यू करो। यानी कि जो पॉइंट्स जो ऊपर बताया मैंने वो भी मैच हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो किसी को हम लोग यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे 4 फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। या अगर आप जॉब नहीं कर सकते तो उसमें क्या मेरा बिजनेस हो सकता है कि वो भी देख लो। नहीं जॉब है उस फील्ड में तो एक काम करो, उसमें बिजनेस हो सकता है क्या, खुद के दम पे कुछ मैं कमा सकता हूँ क्या, वो भी देख लो। तो कुल मिला के ऐसे 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। लास्ट मैं दोहराता हूँ, एक मेरे पसंद का फील्ड है, जॉब अगर है यस, तो नेक्स्ट सवाल खुद को पूछो, क्या वो करने के लिए मैं सचमुच लायक हूँ, मेरी वो हैसियत है, मेंटल इमोशनल और फिजिकल, क्या मैं काबिल हूँ। थर्ड, वो करने के लिए मेरे पापा के पास या मेरे खुद के पास उतना पैसा अवेलेबल है क्या, ठीक है। ये थर्ड चीज़ होगी। और चौथी चीज़, अगर उसमें ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यार एक बोलते हैं ना हॉबी के तौर पे ये चीज़ अच्छी, लेकिन ज़िंदगी चलाना इस पे मुश्किल हो सकता है, पैसों की किल्लत हो सकती है, तो उस फील्ड में जॉब है क्या, बिजनेस कर सकते हैं क्या, उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग मिल सकती है क्या, उसके रास्ते क्या है, उनको सर्च करना शुरू करो। अब ये 4 पॉइंट्स अगर सभी पॉजिटिव आते हैं, पॉइंट नंबर 1 पॉजिटिव टिक करो, पॉइंट नंबर 2 पॉजिटिव टिक करो, पॉइंट नंबर 3 पॉजिटिव टिक करो और पॉइंट नंबर 4 पॉजिटिव टिक करो, तो मैं आपको बधाई की बात देना चाहूँगा। अब आप आँख बंद करके उस फील्ड में जंप करो। अब ऊपर वाला भी आपको अगर रोकने आए तो ऊपर वाले की भी बात मत सुनो, मम्मी पापा की भी मत सुनो, टीचर की भी मत सुनो और मेरे खुद की भी मत सुनो, ठीक है। देखो किसी खुशी होगी तुम्हें जब ये चारों चीज़ें आपकी पॉजिटिव आ रही है।
लेकिन अगर चार में से कोई एक भी चीज़ अगर निगेटिव है, रेड अलर्ट दे रही है, रेड फ्लैग दे रही है, तो रुको भैया रुको। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो, अपने मन की उलझन बताओ कि मम्मी मुझे ये तो करना है, लेकिन एक ऐसा एक पॉइंट है जिसको मैं अटका हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको क्या कैसे करूँ। आप मुझसे बड़े हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि उस पर मैं उस प्रॉब्लम को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट फिल्टर पॉइंट पे बढ़ सकूँ। देखो कितना आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है जनरली लोग ऐसा करते नहीं। आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वही चल रहा है कि अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छे सैलरी की तनख्वाह पाओ। अरे बेटा, ऐसा करते करते जियोगे वो रैट रेस में, मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसा हो जाएगा। ज़िंदगी जियोगे किसी जानवर की तरह, मरते दम तक पछताओगे कि यार पैसा तो बहुत मिला लेकिन वो चीज़ मिल ही नहीं पाई जो एक इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए। खुशी, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट और फ्रीडम। देखो कोई भी चीज़ करो, एक चीज़ ध्यान में रखो, मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? खुशी, प्लेजर, फ्रीडम, रिस्पेक्ट और पैसा। 5 चीज़ें मुझे उसमें मिलनी चाहिए। फिर से कहता हूँ, खुशी, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, फ्रीडम और पैसा। अगर ये पांचों चीज़ें मुझे मिल रही है या मिलने के लिए मैं वैसे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, वैसा सिस्टम बिठा रहा हूँ, और ये 4 पॉइंट्स मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, ना मेरी सुनो, ना अपने माँ बाप की सुनो, ना खुद की सुनो, ना भगवान की सुनो, बस कूद जाओ आंखें बंद करके। लेकिन अगर इसमें एक भी पॉइंट निगेटिव आ रहा है तो भैया रुको, गड़बड़ हो सकती है। तुमने आंख बंद करके बस मेरा दोस्त जा रहा है, मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, मेरे माँ बाप कह रहे हैं, मेरे टीचर्स कह रहे हैं, ऐसा करके अगर बेवकूफ़ों की तरह डिसीजन ले रहे हो तो ज़िंदगी भर पछताओगे, नरक की तरह जियोगे। लिख लेना मेरी बात, नरक हो जाएगी तेरी ज़िंदगी। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। अब ये चीज़ें मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते, फ्रस्ट्रेट है बेचारे, बात नहीं कर पाते, ना अपने अपने माँ बाप से नाराज़ है वो कि उन्होंने इस तरह की बातें उनको जो उचित समय था उस वक्त नहीं बताई। अपने दोस्तों से नाराज़ है, खुद से नाराज़ है, फ्रस्ट्रेट है। कुछ लोग तो सुसाइड करने को है क्योंकि उनको लगता है जो ज़िंदगी वो जिल्लत की जी रहे हैं। कुछ लोगों को पैसा मिल रहा, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा मिल रहा, कुछ लोगों को दोनों नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को दोनों भी मिल रहे, फिर भी वो खुश नहीं उस काम पे। क्यों? क्योंकि अंदर से मज़ा ही नहीं आ रहा। तो इस बारे में सोचो। 4 पॉइंट्स आज ये वीडियो देखने के बाद एक नोटबुक में लिखो, आईने के सामने खड़े रहो और एक एक चीज़ ये करो। अपने आप अंदर आत्मा से एक आवाज़ आएगी कि बेटा तेरा करियर ये है, बेटा तेरे को ये करना चाहिए, और उसके लिए तेरे को अभी तेरे माँ बाप को मनाना है। दूसरों को किसी को भी मत मना, न तेरे टीचर को मना, न तेरे दोस्तों को मना, बस तेरे माँ बाप को मनाना। देखना कैसी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो बस ये चीज़ थी। अगर मैंने छोटे मुँह से कुछ बड़ी बात बोल दी हो, किसी को मेरी बात से ठेस पहुँची हो, आहत पहुँची हो, तो 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ को डिवैल्यूएशन करना चाह रहा हूँ या उनका मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था कि बच्चे एक हंसी खुशी जीवन जीते हुए अपना अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ करें, जो कि मैं पिछले 10-15 साल से ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सारे फ्रस्ट्रेटेड बच्चों के केसेस हमारे पास आते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं उसी चीज़ पे वीडियो ही बना डालूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इस चीज़ को देखने के बाद इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना।